देखिए आपका टीपीए चल रहा था भाई। और द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट चल रहा था, और इसमें आपका मैंने जो भी 3 लेक्चर हुए हैं, आपका कुछ सामान्य बातें बताई गई थी। और आपका सामान्य बातों में कुछ बातें सामान्य बताई गई थी। अभी आपका बेयर एक्ट और सेक्शन शुरू नहीं हुआ है, और आपका आज लिखवाया जाएगा। यानी कि आपका 2 या 3 दिन जो प्री में आते हैं क्वेश्चन वो लिखवाया जाएगा। सामान्य बातें भी हम शॉर्टकट में लिखवा दे रहे हैं आज, और थोड़ा थोड़ा समझाया जाएगा। और आपका मैंने 2 3 3 दिन लग जाएगा लिखवाते समय प्री के लिए। और फिर आपका मंडे से डिटेल में एक सेक्शन चलेगा। इसका फायदा आपका ये होगा कि भाई जो लोग आपका एलएलएम या अन्य राज्यों का एग्ज़ाम दे रहे हैं जहां टीपीए है प्री में, तो वहां आपका 70-80% क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन यह है कि जो लिखवाया जाएगा 2 3 दिन, आप समझ में आए ना आए, एक उपाय मैं बता रहा हूँ। इसको रट्टा मार कर जाना है। यानी कि क त क, यानी कि जैसे रट्टू तोता होता है सीबीआई है, कि जो केंद्र सरकार कहेगी वही वो कहेगी। तो उसी प्रकार आपका ये रट्टू तोता जैसे रट लेना है, चाहे समझ में आए या न आए। क्योंकि समझाने का कार्य सोमवार से किया जाएगा, इधर आपका लिखवा जाएगा। कई लोग भाई कहे कि एलएलएम है प्रवेश परीक्षा, आपका कुछ बता दीजिए फिर डिटेल में चला। ये भी सही है भाई, प्री के लिए आप 2 3 दिन में पढ़ लीजिए 70-80%, फिर आप डिटेल में पढ़िए। तो लिखिए भाई, आपका हेडिंग डाल लीजिए संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। यानी कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। देखिए अंतरण को आपको बताया गया था, 2 2 लाइन समझाया भी जाएगा, ये नहीं कि बिल्कुल समझाया नहीं जाएगा। आपका ट्रांसफर के बारे में बताया गया था कि इसे संक्रमण भी कहते हैं। यानी कि अगर आपका क्वेश्चन दे दे तो माने नाम चेंज कर दे कि संपत्ति संक्रमण अधिनियम, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर संपत्ति संक्रमण अधिनियम भी दे तो इसका मतलब कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, यानी कि संपत्ति अंतरण अधिनियम ही पूछ रहा है। लिखिए आपका एक तो पहला जो कानून बनता है, माने पहला जो क्वेश्चन बनता है, आपका सीधे ये पूछा जाता है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम कब अधिनियमित हुआ या किस साल बनकर तैयार हुआ। तो लिखते रहे भाई, संपत्ति अंतरण अधिनियम, डेट भी डेट वाइज में लिखवा रहा हूँ। संपत्ति अंतरण अधिनियम, शॉर्टकट में अब टीपीए लिखा करिए भाई, पूरा नाम आगे नहीं लिखवाया जाएगा। मैं फिर बता दूं, टीपीए ही लिखा जाएगा। लिखिए संपत्ति अंतरण अधिनियम का निर्माण 17 फरवरी, यानी कि 17 फरवरी 1882 को हुआ। 17 फरवरी 1882। अब देखिए इसमें आपका यूपीजे में कैसा क्वेश्चन बना है वो देख लिया जाए कि संपत्ति अंतरण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित हुआ। तो वर्ष आए तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, 1882। लेकिन अगर इसी को थोड़ा अंदर जाकर पूछ ले कि किस डेट को अधिनियमित हुआ, अधिनियमित यानी कि एक्टेड हुआ, यानी कि इस कानून का निर्माण हुआ, तो डेट भी याद रखिए 17 फरवरी। ये क्वेश्चन आ चुका है। अगला लिखिए भाई, एरो बना बना लिखते रहिए। लिखिए टीपीए की प्रवर्तन तिथि, यानी कि प्रारंभ होने की तिथि। ये हरियाणा में पिछली बार आपका क्वेश्चन बना था और आपका आ सकता है। लिखिए 1 जुलाई 1882।
इसको देखिए कैसे घुमा सकता है क्वेश्चन को कि टीपीए के प्रारंभ की तिथि बताइए, इन्फोर्समेंट डेट बताइए, प्रवर्तन तिथि बताइए, लागू होने की तिथि बताइए, आरंभ की तिथि बताइए। तो जब भी ये सब क्वेश्चन पूछे तो किस तारीख को ये कानून लागू हुआ? 1 जुलाई 1882। ये रट कर जाना है। लिखिए अगला, टीपीए में कुल 8 अध्याय हैं तथा 137 धाराएं हैं। टीपीए में कुल 8 चैप्टर हैं तथा 137 सेक्शन हैं। अगला लिखिए भाई आपका, टीपीए का सबसे बड़ा चैप्टर या टीपीए का सबसे बड़ा अध्याय अध्याय 2 है। टीपीए का ये क्वेश्चन अभी बना नहीं है, बन सकता है। लिखिए टीपीए का सबसे बड़ा अध्याय, बिगेस्ट चैप्टर, सबसे बड़ा अध्याय अध्याय 2 है, जिसमें सेक्शन 5 से लेकर 50A तक के प्रावधान दिए गए हैं। धारा 5 से लेकर 53A, धारा 5 से लेकर 53A। अब देखिए मॉडल कैसे यहाँ आपका मने भरमाऊ मॉडल बनता है। ये दे देगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन यानी कि निर्वाचन का सिद्धांत टीपीए के किस अध्याय में है। तो चूंकि डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन निर्वाचन का सिद्धांत टीपीए की धारा 35 में है और 35 किस चैप्टर में आएगी? 2। तो सीधे नहीं पूछा है, आपका घुमाकर पूछा जाता है कि निर्वाचन का सिद्धांत किस अध्याय में दिया गया है। तो बस एक लाइन याद रखना है कि जो प्रावधान 5 से लेकर कहाँ तक आ जाए 53 है, वह किस चैप्टर में दिए गए हैं? 2। भाई आपका ओस्टनेबल ओनर पूछ ले, दृश्यमान स्वामी पूछ ले, यानी कि कुल मिलाकर 5 से 53A तक के जो प्रावधान हैं, अगर कोई भी इसमें से आ जाए माने स्पेशली, तो आप अध्याय 2 मार कर आइएगा। अगला लिखिए भाई आपका, टीपीए का निर्माण तृतीय विधि आयोग की सिफारिश पर किया गया। टीपीए का निर्माण थर्ड लॉ कमीशन यानी कि तृतीय विधि आयोग की सिफारिश पर किया गया। तृतीय विधि आयोग की सिफारिश पर किया गया। एक क्वेश्चन इस मॉडल से आपका बन रहा है और अलग से कहीं कोरिलेट करके 4-5 क्वेश्चन बना लेना है इस मॉडल से। देखिए इसी में अभी एक लाइन और लिखिए, आपका क्वेश्चन दूसरे मॉडल से ही बन सकता है कि टीपीए का ड्राफ्ट मतलब होता है प्रारूप या खाका या मसौदा या मॉडल। लिखिए टीपीए का ड्राफ्ट किस विधि आयोग ने बनाया था? प्रश्नवाच बना लीजिए। टीपीए का ड्राफ्ट किस लॉ कमीशन या किस विधि आयोग ने बनाया था? इसमें दे देगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा विधि आयोग मार कर आएंगे? थर्ड। उसको लिखिए आगे, थर्ड लॉ कमीशन या तृतीय विधि आयोग। अब आपका ऐसा क्वेश्चन आपका बिहार से लेकर यूपी, उत्तराखंड तमाम राज्यों में पूछा जा रहा है। तो उसका उपाय ये है कि ऐसा क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन हैं सबको अलग से एक जगह एकत्र कर लेना चाहिए। तो आप चाहें तो अलग से थोड़ा जगह बनाए रखिए, लिख लीजिए। सबसे पहले आपका संविधान पूछा जाता है कि भारत के संविधान का ड्राफ्ट यानी कि प्रारूप किसने तैयार किया था? तो BN राव ने। लिखिए भाई, अलग से इसमें भी लिख सकते हैं कि चूंकि प्री के लिए नोट्स हैं
तो लगातार लिख सकते हैं, लेकिन कानून का नाम स्पष्ट लिखिएगा। लिखिए, भारत के संविधान का ड्राफ्ट। अब चार को रिलेट करना है यहाँ। भारत के संविधान का ड्राफ्ट बी एन राव ने तैयार किया था। पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव। पूरा नाम लिखना चाहें बी एन राव का तो बेनेगल नरसिंह राव। अब अगला क्वेश्चन आपका बनता है आईपीसी का ड्राफ्ट। लिखिए, तो आईपीसी का ड्राफ्ट प्रथम विधि आयोग ने बनाया था। आईपीसी का ड्राफ्ट यानी कि मसौदा फर्स्ट लॉ कमीशन ने बनाया था। ये भी ये में आ चुका है क्वेश्चन आईपीसी में। अगला लिखिए, सीपीसी का ड्राफ्ट। सीपीसी का ड्राफ्ट सेकेंड लॉ कमीशन ने बनाया था। देखिए, उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर लीजिएगा, हम बता रहे हैं। प्रथम सीपीसी, सीपीसी के आगे फर्स्ट लिखिए, क्योंकि जो हम पढ़ेंगे सीपीसी चौथी है, तो उसमें लिख लीजिए प्रथम सीपीसी का निर्माण। भाई सीपीसी ना लिखिएगा, उसके आगे फर्स्ट लगा दीजिएगा। प्रथम सीपीसी का निर्माण किस लॉ कमीशन की सिफारिश पर किया गया, तो सेकंड। अब आपका जो क्वेश्चन आपका यूपी एसजेएस और बिहार में बना है वह ये बना है कि एविडेंस का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था, तो स्टीफेन ने। लिखिए, साक्ष्य अधिनियम का ड्राफ्ट, ये क्वेश्चन आ चुका, अंडरलाइन करिएगा। साक्ष्य अधिनियम का ड्राफ्ट जेम्स स्टीफेन, शॉर्टकट में स्टीफेन ही आता है, देखिए, लेकिन पूरा हम नाम लिख रहे हैं। जेम्स स्टीफेन ने तैयार किया था। स्टीफेन शॉर्टकट में आपका स्टीफेन देता है, लेकिन हम पूरा नाम भी याद रखिए अगर दे दे तो। इसके बाद आपका यूपी एसजेएस में पूछा गया है कि आईपीसी का ड्राफ्ट किस व्यक्ति ने तैयार किया था, तो आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार किया था लॉर्ड थॉमस वेलिंगटन मैकाले, यानी कि शॉर्टकट में कहा जाता है लॉर्ड मैकाले। लिख लीजिए भाई, जो लोग ना जानते हो लिख लीजिए। आईपीसी का ड्राफ्ट लॉर्ड मैकाले ने तैयार किया था। अगला लिखिए, आपका पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, चूंकि टीपीए का निर्माण, पैराग्राफ चेंज करके अब लिखिए, चूंकि टीपीए का निर्माण भारत का संविधान लागू होने के पूर्व किया गया था। यानी कि हम डेट बता चुके हैं 26 जनवरी 1950 के पूर्व। चूंकि टीपीए का निर्माण भारत के संविधान के लागू होने के पूर्व किया गया था, अतः इसका वर्तमान में भारत में प्रवृत्त रहने का, अतः इसका वर्तमान में भारत में प्रवृत्त रहने का माने लागू रहने का संवैधानिक आधार, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेस, संवैधानिक आधार, संविधान का अनुच्छेद, ये बताया जा चुका है। संविधान का अनुच्छेद 372 है, 372 372 है। अगला लिखिए भाई, आपका
टीपीए में सर्वप्रथम संशोधन, टीपीए में सर्वप्रथम संशोधन 1885 में किया गया। 1885 में किया गया, 1885। अब यहाँ से आपका एक मॉडल फिर बनता है। आपका जो मेन कानून है, एक मॉडल आपका बिहार में भी बनाया गया था, यूपी एपीओ में भी बना। यूपी एपीओ में एविडेंस में जाकर बना, आईपीसी बना था पीसीएसजे 2018 में, और बिहार में भी आपका एक क्वेश्चन बना था। तो आपका आपका कर्तव्य है कि जिन जिन कानूनों में जो मुख्य कानून है, प्रथम बार किन किन कानूनों में कब कब संशोधन हुआ, कम से कम वो डेट याद रहे। तो आइए कोरिलेट करके फिर लिखिए कि संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया। सन पूछा गया ज़्यादा, तो कब बताया गया था? 1951 की, 50 की, 52? हाँ लिखिए, उसको कहीं अलग से लिखिए भाई। संविधान में प्रथम बार संशोधन, उसी के आगे भी लिख सकते हैं क्योंकि प्री का नोट्स है। बस ये है कि कानून स्पष्ट रहे कि कौन कानून आप लिख रहे हैं। संविधान में प्रथम बार संशोधन 1951 में किया गया, 1951। अगला लिखिए भाई, आपका बैठिए हो। संविधान में प्रथम बार संशोधन 1951 में किया गया। अगला लिखिए आपका, आईपीसी में प्रथम बार संशोधन, जे में आया था ये, आईपीसी में फर्स्ट अमेंडमेंट 1870 में किया गया, अर्थात 1870। यही छोटी छोटी बातें गलती हो जा रही हैं। 1870 में किया गया। अगला लिखिए, सीआरपीसी में प्रथम बार संशोधन, सीआरपीसी लिखिए, सीआरपीसी में प्रथम बार संशोधन 1978 में किया गया, 1978, 1978। आपका कॉन्ट्रैक्ट में पूछ सकता है, लिखिए, भारतीय संविदा अधिनियम में प्रथम बार संशोधन, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ये क्वेश्चन अभी बना नहीं है, चांस है, और तो बन चुके हैं, यही एक बचा है, तो इसको अंडरलाइन करिए। आपका भारतीय संविदा अधिनियम में प्रथम बार संशोधन 1899 में किया गया, 1899। एक बार यूपीजे में ये पूछा गया है कि आपका धारा 19A कॉन्ट्रैक्ट की कब जोड़ी गई, तो 1899 मार कर आइएगा। भले आप आगे लिख सकते हैं कि संशोधन द्वारा एक नई धारा जोड़ी गई कॉन्ट्रैक्ट में, कौन सी? 19A, यानी कि 19A पूछ सकता है। इसके बाद आ जाइए, आपका एविडेंस लिख दिया जाए और उत्तराखंड पुलिस अधिनियम, दो क्वेश्चन और लिखिए। एविडेंस में आपका इस बार, पिछली बार एपीओ में आया था, लिखिए भाई, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में प्रथम बार संशोधन 1938 में किया गया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में प्रथम बार संशोधन 1938 में किया गया, 1938। अब ये पूछ सकता है कौन सी धारा रिपील की गई, तो आपका 2 रट कर जाइएगा, कौन सी धारा, यानी कि 2 को समाप्त कर दिया गया। अगला लिखिए, एक लाइन और तब आगे बढ़ा जाए। उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 में, भाई जो लोग डाले हैं फार्म उनके लिए भी कुछ आपका, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 में
2007 में प्रथम बार संशोधन 2018 में किया गया। 2018 2018 में। तो इस प्रकार जो मुख्य मुख्य कानून था लिखवाया गया। अब आगे बढ़ा जाए, फिर टीपीए बैक हो जाइए, लिखिए भाई आगे। टीपीए संविदा अधिनियम का भाग है। ये बिहार पूछा जा चुका है, बिहार में। टीपीए, अगला पॉइंट लिखिए, टीपीए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट है, यानी कि संविदा अधिनियम का भाग है। भाग माने हिस्सा। तथा भारतीय पंजीकरण अधिनियम का पूरक है, सप्लीमेंट्री। तथा भारतीय पंजीकरण को रजिस्ट्रेशन कहा जाता है। भारतीय पंजीकरण अधिनियम का पूरक है। सेक्शन भी डालते रहिए जो बातें सेक्शन में हैं। टीपीए का सेक्शन 4, सेक्शन हम आगे डलवाते रहेंगे। किस सेक्शन में ये बात लिखी गई है? टीपीए के सेक्शन 4। अगला लिखिए भाई आपका, टीपीए में कुल 6 प्रकार के विशिष्ट अंतरणों का उल्लेख है। कल ही बताया गया था 6 प्रकार, और सेक्शन वाइज याद करना है। टीपीए में कुल 6 प्रकार के अंतरणों का उल्लेख है। पैराग्राफ चेंज करके फिर लिखिए, टीपीए संपत्ति अंतरण के बारे में पूर्ण प्रावधान नहीं करती। टीपीए संपत्ति अंतरण के बारे में पूर्ण प्रावधान नहीं करती। इसको हम लीगल भाषा में कहते हैं कि टीपीए एग्जॉस्टिव नहीं है, यानी कि नॉट एग्जॉस्टिव। याद रखिए, टीपीए एग्जॉस्टिव नहीं है, यानी कि नॉट एग्जॉस्टिव। इसका मतलब कि टीपीए के अंतर्गत केवल 6 समव्यवहार हम पढ़ेंगे, और इन 6 से जैसे ही बाहर जाता है अन्य कानून अप्लाई होंगे। यानी कि टीपीए संपत्ति अंतरण के बारे में पूरे प्रावधानों को अपने में समाहित नहीं करती। अगला लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए इंग्लैंड में साम्य न्यायालय थे। अब थोड़ा इक्विटी इसकी उत्पत्ति करवा दिया जाए। इंग्लैंड में साम्य न्यायालय थे जिन्हें चांसरी न्यायालय कहा जाता था। जिन्हें, ये बिहार में पिछली बार पूछा गया है कि इंग्लैंड में साम्य न्यायालय का नाम क्या था, या कौन से न्यायालय साम्य न्यायालय कहे जाते थे। तो बस एक लाइन याद रखिए, कौन से न्यायालय कहे जाते थे। तो आपका जवाब रहेगा आपका चांसरी न्यायालय, यानी कि चांसरी कोर्ट। लिखिए चांसरी, वाक्य बोलिए तो फिर से एक बार। चांसरी न्यायालय को साम्य न्यायालय कहा जाता था। इसमें साम्य की उत्पत्ति भी 1-2 लाइन लिखवा दे। लिखिए साम्य की उत्पत्ति, यानी कि इक्विटी, 2 लाइन थोड़ा एक्स्ट्रा लिखवा दिया जाए। साम्य की उत्पत्ति रोम में हुई। साम्य की उत्पत्ति रोम में हुई। इसके उत्पत्तिकर्ता रोम के प्रेटर थे। इसके उत्पत्तिकर्ता रोम के प्रेटर थे।
तत्पश्चात यह इंग्लैंड में पहुंची, माने शाम इंग्लैंड में गया। तत्पश्चात यह इंग्लैंड में पहुंची। लिखिए इसमें आपका, इंग्लैंड के चांसरी न्यायालय द्वारा दिए गए ज्यादातर निर्णयों को, इंग्लैंड के चांसरी न्यायालय द्वारा दिए गए ज्यादातर निर्णयों को जो संपत्ति से संबंधित थे, भाई दूसरे नहीं, जो किससे रिलेटेड थे, प्रॉपर्टी, जो संपत्ति से संबंधित थे, टीपीए में समाहित किया गया है। टीपीए में समाहित किया गया है। अगला लिखिए भाई एरो बनाकर, टीपीए भारत के पड़ोसी देश नेपाल में लागू नहीं है। ये उत्तराखंड का क्वेश्चन है। टीपीए भारत के पड़ोसी देश नेपाल में लागू नहीं है। अगला लिखिए, टीपीए एक सारवान विधि है। ये भी पूछा जा चुका है, या इंग्लिश में हम कहते हैं सब्सटेंसिव लॉ। टीपीए एक सारवान विधि है, यानी कि सब्सटेंसिव लॉ है, अर्थात अधिकार और कर्तव्य का, अधिकार तथा कर्तव्य का सृजन करती है। इसी लाइन में लिख लीजिएगा, अर्थात अधिकार तथा कर्तव्य का सृजन करती है। अगला लिखिए, टीपीए में संशोधन, हेडिंग डाल लीजिए तो, टीपीए में संशोधन। लिखिए, टीपीए में संशोधन संघ द्वारा किया जा सकता है। टीपीए में संशोधन संघ द्वारा, यानी कि यूनियन द्वारा, संसद द्वारा, संघ द्वारा किया जा सकता है। राज्य केवल इसके प्रक्रियात्मक भाग में, यानी कि प्रोसीजरल पार्ट में, राज्य केवल इसके प्रोसीजरल पार्ट, यानी कि प्रक्रियात्मक भाग में ही संशोधन कर सकते हैं। अब अगला आपका एक मॉडल और बन रहा है कि टीपीए में कब कब संशोधन किया गया, क्रम से बताइए सन। ऐसा भी क्वेश्चन आजकल आ रहा है, तो लिख लीजिए भाई पैराग्राफ चेंज करके, टीपीए में संशोधन का क्रम सन वाइज हम लिखवाएंगे। टीपीए में संशोधन का क्रम, तो अब तो याद होगा पहला संशोधन कब किया गया, अब तो याद होना चाहिए। 1800 किस में किया गया, 85, तो वहीं से उठाना है और 4 संशोधन क्रम से लिखना है। लिखिए, प्रथम बार किया गया आपका 1885, लिखते रहे भाई प्रथम बार। न समझ में आए नए लोगों को तो फर्स्ट सेकंड थर्ड करके लिख देंगे। फर्स्ट बार कब किया गया, 1885। सेकंड बार किया गया 1900। थर्ड बार किया गया 1904 और पांचवा बार किया गया 1908।
चौथी बार 1908। मैंने तमाम संशोधन किए गए। आपका 15-17 संशोधन मिलेंगे। अब उतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपका हो सकता है कि नया क्वेश्चन ये बन जाए मॉडल कि कब क्रम सही बताइए, तो क्रम आपका फिर याद रखिए। पहला कब किया गया? 1885। दूसरी बार कब किया गया? 1900। तीसरी बार कब किया गया? 1904। चौथी बार 1908। उसके बाद किए जाते रहे। इसके बाद एक नया क्वेश्चन मॉडल बन रहा है। मॉडल क्या, पुराना भी बनता था संविधान में। सबसे व्यापक संशोधन लिखिए। टीपीए में सबसे व्यापक या वाइड, ऐसा क्वेश्चन आपका बिहार एपीओ बनाया था। अभी हम कोरिलेट कर देंगे हर एक जगह से। टीपीए में सबसे व्यापक संशोधन या सबसे बड़ा संशोधन, बड़ा भी 1929 में किया गया, 1929 ईस्वी में। इसे मिनी टीपीए कहा जाता है, संक्षिप्त टीपीए। इसे मिनी टीपीए कहा जाता है, संक्षिप्त टीपीए। अब इसी तर्ज पर दो तीन जो कानूनों का क्वेश्चन बन रहा है, उसको अच्छे से तैयार रखना है। बिहार एपीओ ने इसी तर्ज पर बनाया आपका कि मिनी संविधान किस संशोधन को कहते हैं, तो किस संशोधन को? 42 में लिखिए। संविधान के पूरा वाक्य भाई हम लिखवाएंगे, आधा नहीं। संविधान के 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 42, संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को मिनी संविधान कहा जाता है या संक्षिप्त संविधान। ये बिहार एपीओ में इस बार ही आया था। मिनी संविधान कहा जाता है। यह सबसे बड़ा संशोधन था, सबसे व्यापक या सबसे बड़ा। यह सबसे बड़ा संशोधन था। सन कभी काल पूछा जाता है तो 1976 सन नहीं लिखवाया जा रहा है। इसके बाद आपका एविडेंस में आ सकता है क्वेश्चन, और आपका ये क्वेश्चन बन सकता है। लिखिए भाई, साक्ष्य अधिनियम में। साक्ष्य अधिनियम में सबसे व्यापक संशोधन सन 2000 में किया गया। साक्ष्य अधिनियम में सबसे व्यापक संशोधन सन 2000 में किया गया। जिसे मिनी एविडेंस कहा जाता है। जिसे मिनी एविडेंस कहा जाता है। यह संशोधन, इसी में लिखिएगा, यह संशोधन आईटी एक्ट यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, हिंदी में हम कहते हैं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। यह संशोधन आईटी एक्ट सन 2000 के द्वारा किया गया। आईटी एक्ट सन 2000 के द्वारा किया गया। फिर यूपीएपीओ का क्वेश्चन आया आपका कि यह संशोधन कब से लागू हुआ, तो डेट यहीं लिख लीजिए। यह संशोधन 17 अक्टूबर सन 2000 को लागू हुआ, यानी कि 17 अक्टूबर 2000। लिखिए, यह संशोधन 17 अक्टूबर सन 2000 को लागू किया गया। यह यूपीएपीओ में आ चुका है। अगला लिखिए भाई, कॉन्सेप्ट आपका
पैराग्राफ चेंज करके लिखिए फिर। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 5 के अनुसार सेक्शन वाइज भी कंसेप्ट में लिखवाया जा रहा है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 5 के अनुसार टीपीए के तहत संपत्ति का अंतरण जीवित व्यक्तियों के मध्य होगा। जीवित व्यक्तियों के मध्य होगा, लेकिन इसका अपवाद, लेकिन कल बताया गया था, लेकिन इसका अपवाद सेक्शन 13, 14 और 16 है। यानी कि लेकिन इसका एक्सेप्शन धारा 13, धारा 14 और धारा 16 है। अब यहाँ देखिए आपका मॉडल कैसे बनता है कि टीपीए के तहत ट्रांसफर होता है, आपका देगा जीवित व्यक्तियों के मध्य होता है, आपका दे देगा न्यायालय के आदेश द्वारा होता है, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो न्यायालय के आदेश द्वारा नहीं बल्कि किसके बीच होता है, जीवित व्यक्तियों। और कल मैं एक सिद्धांत भी बताया था कि अगर जीवित व्यक्तियों के बीच होता है, लिविंग पर्सन के बीच, तो उसको लीगल भाषा में क्या कहते हैं, इंटर वाइवस, क्या कहते हैं। यानी कि अब अगला हम जब धारा लिखवाएंगे तो उसमें आपका सेक्शन 5 में ये सिद्धांत लिखवा देंगे कि इंटरवाइवस का सिद्धांत किस सेक्शन में है, तो सेक्शन 5। ऐसा ही क्वेश्चन भाई ज़्यादा पूछा जाता है। अगला लिखिए, अगला नियम बनाइए। टीपीए के तहत संपत्ति का अंतरण पक्षकारों के कार्य द्वारा होता है। टीपीए के तहत संपत्ति का अंतरण पक्षकारों के कार्य द्वारा होता है, लेकिन इसका अपवाद धारा 57 तथा अध्याय 4 है। लेकिन इसका अपवाद सेक्शन 57 और चैप्टर 4 है, जहाँ की कुछ दशाओं में संपत्ति का अंतरण विधि की क्रिया द्वारा किया जा सकता है। विधि की क्रिया, उसको हम कहते हैं विधि के प्रवर्तन। विधि की क्रिया का मतलब हुआ विधि के प्रवर्तन, कानून द्वारा, ऑपरेशन ऑफ लॉ। अगला लिखिए भाई, आपका ये हो गया आपका सिद्धांत। इसके बाद एक सामान्य क्वेश्चन बन रहा है और आपका वह जो 6 अंतरण पढ़ा रहेगा वही कवर कर पाएगा। माने आपका ये क्वेश्चन आजकल बन रहा है कि निम्नलिखित में से टीपीए के तहत कौन अंतरण नहीं है। अब दे देगा दान, तो बताइए दान ट्रांसफर है कि नहीं है।
दे देगा बंधक, तो बताया गया था कि नहीं बंधक, और दे देगा विक्रय, ये है कि नहीं, और फिर आपका दे देगा अनुयोज्य दावा, ये भी है, विनिमय ये भी है, और पट्टा ये भी है। अब इसके बाहर दो चार ले जाइए। पारिवारिक बंटवारा, परित्याग, समर्पण, आपका विभाजन, तो ये सब यही सब क्वेश्चन अब आपको पकड़ना पड़ेगा कि आपका मॉडल कैसा बन रहा है। तो जब भी मॉडल ऐसा बने कि कौन, देखिए आपका माने यही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है सब, जो छोटी छोटी गलतियों को सुधारना है। संपत्ति अंतरण के तहत कौन अंतरण का प्रकार है, अब है पर चला जाए तो उसमें चार ऑप्शन देगा, तीन नहीं रहेगा। जैसे कि दे देगा परित्याग दे दे, आपका अनुदान दे दे, समर्पण दे दे, पारिवारिक बंटवारा दे दे, ये सब विभाजन दे दे, ये सब मैं बता दूं, वसीयत दे दे, तो या दे दे कि उत्तराधिकार दे दे, तो ये टीपीए में नहीं है। और इसी में चार ऑप्शन में एक ऑप्शन जो आप 6 अंतरण पढ़ रहे हैं, इसी में से आपका एक दिया रहेगा, या तो बंधक या जो भी हो, भाई 6 रट कर जाइएगा। और अगर ये पूछे कि कौन अंतरण का प्रकार है, तो 6 में से एक रहेगा। और ये पूछे कि कौन ट्रांसफर का प्रकार नहीं है, तो इसमें से 3 रहेगा, और एक ऐसा रहेगा जो प्रकार नहीं है। तो भाई आपका वसीयत दे देगा तो भी प्रकार नहीं है, उत्तराधिकार दे देगा वो भी यहाँ टीपीए में नहीं है। तो ये भी थोड़ा देखिए, आपको सतर्क रहना पड़ेगा। अगला लिखिए भाई आपका, अगला लिखिए आपका सामान्यतः, सामान्यतः टीपीए के अंतर्गत नहीं जाना है आपका। अभी 11 बजे तक क्लास चलेगा आज भाई, आज 11 बजे तक ही क्लास चलेगा। एक जगह थोड़ा जरूरी काम है, जाना पड़ेगा दूर। अगला लिखिए भाई आपका, माने सामान्य बातों में जो अगला आपका पूछा जाता है,
ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि टीपीए किस संपत्ति के अंतरण के बारे में प्रावधान सामान्यतः करती है या मुख्यतः करती है। तो भाई ज़्यादातर प्रावधान ये सही बात है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी या अचल संपत्ति से ही संबंधित हैं, लेकिन कुछ इसमें आपका 2 या 3 जो प्रावधान है वह चल से भी संबंधित हैं। लेकिन तो ऐसी दशा में अगर ये पूछे कि भाई टीपीए के तहत किस संपत्ति का ट्रांसफर किया जाता है, चल का अचल का दोनों का, तो दोनों मार कर आइए। तो लिखिए सामान्यतः टीपीए के तहत या टीपीए के अंतर्गत चल और अचल दोनों संपत्तियों का लगातार मिलाने लगते हैं। भाई 1-2 बार फोन ना उठे तो भाई ना करिए, आप लोग भी बताया जा रहा है, जो लाइव क्लास पढ़ रहे हैं उनको भी। भाई आदमी खाली होकर कॉल बैक करेगा, और अति आवश्यक हो तो आप मैसेज कर दिया करिए, भाई टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप से जो भी काम हो। तो भाई आगे देखिए, आपका हो गया ना चल अचल दोनों मार कर आइएगा। ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि टीपीए किस संपत्ति के अंतरण में लागू होगा, चल अचल दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो क्या मार कर आएंगे, दोनों। अब आपका बंटवारा कर देना है। लिखिए अगला, धारा 5 से लेकर 37 तक अगला पॉइंट लिखिए। ये क्वेश्चन 3-4 बार आ चुका है। सेक्शन 5 से लेकर 37 तक के नियम या सिद्धांत चल तथा अचल दोनों संपत्तियों के अंतरण में लागू होंगे। चल तथा अचल दोनों संपत्तियों के अंतरण में लागू होंगे। ये भी खूब पूछा गया है। जब सेक्शन वाइज याद करके जाइएगा, यह नहीं कि 1-2 सेक्शन आगे पीछे देता है, इसमें घबराना नहीं है। और आपका एक मॉडल और बता दिया जाए इसी में। आपका चूंकि 5 से 37, तो देखिए कैसे भरमाया है कि निर्वाचन का सिद्धांत लागू होता है। तो भाई निर्वाचन का सिद्धांत हम बताएंगे आगे के सहित। आपका 35 में है, तो 35 किस एरिया में आता है, 5 से 37 की 38 से 53 है। तो निर्वाचन का सिद्धांत किस संपत्ति के मामले में लागू होगा, चल की अचल की दोनों। अब आप लोग बताइए। हाँ, क्योंकि इसी एरिया में है। आपका ये भी सतर्क रहना है, आजकल ऐसा भी क्वेश्चन बन रहा है, मैं देख रहा था, ऐसा भी मॉडल बन रहा है। अगला इसी में लिखिए, जबकि बनाकर लिखिएगा। जबकि सेक्शन 38 से लेकर 53A तक के सिद्धांत केवल अचल संपत्ति के अंतरण के मामले में 38 से लेकर 53A तक के सिद्धांत केवल अचल संपत्ति के अंतरण के मामले में लागू होंगे। अब इसमें देखिए कैसे भरमा दिया है, जो ये कंसेप्ट नहीं जानेगा। अब आपका जो पूछा गया है, ये पूछा गया है कि लीज पेंडेंस यानी कि वाद लंबन का सिद्धांत किसमें लागू होता है। तो लीज पेंडेंस सेक्शन 52 में है। तो बताइए, अचल संपत्ति के अंतरण की चल की दोनों, हाँ केवल अचल। फिर दे देगा पार्ट परफॉर्मेंस भागिक पालन, जो 53A में हम पढ़ाएंगे,
तो वह किस में लागू होता है? केवल अचल। फिर दे देगा कपटपूर्ण अंतरण का सिद्धांत, तो केवल अचल। दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण, तो केवल अचल 41। और अपराधीकृत व्यक्ति द्वारा अंतरण, तो आपका 43 में केवल किस में? अचल। यानी कि इस बीच में जितने प्रिंसिपल आएंगे वे चल में लागू नहीं होंगे, किस में केवल लागू होंगे? इमूवेबल प्रॉपर्टी या अचल। तो प्रॉपर्टी पर एक और लास्ट में क्वेश्चन बनाया जाए। चलिए, टीपीए में संपत्ति को किस धारा में परिभाषित किया गया है? अब देखिए, धारा 3, 5, 6 इनमें से कोई नहीं, तो बताया गया था ना। आइए, टीपीए की इनमें से कोई नहीं सही है भाई। टीपीए की धारा 3 में किसको परिभाषित किया गया है? दे देगा अचल संपत्ति, चल संपत्ति, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो किसको परिभाषित किया गया है 3 में? अचल की चल? अचल। ये सब भी क्वेश्चन आता है। अब ये दे देगा टीपीए की धारा 3 में क्या परिभाषित नहीं है, तो अचल संपत्ति दे देगा, सूचना दे देगा, फिर आपका रजिस्ट्रेशन दे देगा और चल संपत्ति। तो क्या परिभाषित नहीं है? चल। भाई यही सब क्वेश्चन आपका कंपटीशन के लिए पकड़ना है। तो भाई चूंकि समय भी 1 घंटा हो गया, 10 मिनट आज मैंने सिस्टम के कारण लेट भी हो गया था, और लाइट बीच में कट गई तो लिंक ही टूट गया, यानी कि ऑनलाइन वालों का। तो आपका भाई 11 बजे तक आज क्लास चलेगा। थोड़ा एक जगह जाना भी है आपका, मैंने शहर से बाहर थोड़ा, तो उसमें 2-3 घंटा लग जाएगा। तो आपका शाम वाला क्लास हो सकता है 5 बजे से चले, यानी कि आपका 4:30 बजे बुलाया जाता है, तो 5 बजे से हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए आने में, तो आपका चलेगा, लेकिन हो सकता है लेट हो जाए 15-20 मिनट शाम को क्लास में। तो अभी आपका एविडेंस चलेगा। आप और आज शुरू करना है आपका भाग 2, महत्वपूर्ण है, भी मेंस में पूछा गया था, बिहार में भी, प्री में भी पूछा जाता है। तो 15 मिनट का ब्रेक रहेगा, तब एविडेंस चलेगा भाई। और कॉपी एविडेंस का भी एक बना लीजिए, ताकि जैसे टीपीए लिखवा जा रहा है पढ़ाते समय, उसको भी कई लोग कहे कि नया लिखवा दीजिए। भाई पुराना नोट्स दिया गया है, जिनको लिखना वो लिखेगा, नहीं तो पुराने से पढ़ेगा। तो लिखवा दे रहे हैं इस चैप्टर से आपका। तो रेस्ट ले लीजिए 15 मिनट, तब भाई आपका एविडेंस चलेगा। अब जीएस आपका वो तो 12 बजे खाली होंगे, पूछ ले रहे हैं फ़ोन से, क्योंकि भाई 1 घंटा बैठना पड़ेगा, उससे भी समस्या है। अब यही दिक्कत होती है बीच में।